आईआरआई के डायरेक्टर डॉक्टर ए के सिंह ने स्वामीनाथन जी के काम के बारे में कुछ इस तरीके से कहा कि अगर कभी किसी गरीब या किसी भूखे के सामने भगवान रोटी के रूप में आते हैं तो वो भगवान डॉक्टर स्वामीनाथन जी होंगे। और हम सभी जो रात को खाना खा के सोते हैं, हमें इस बात का जरूर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, और करें भी क्यों ना। आखिर फ्यूचर उसी से डिसाइड होना है, करियर की चिंता ऑब्वियस सी बात है सबको होगी। पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं या फिर कई सारे लोग भी हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, जो हम लोग को कुछ सिखाते भी हैं, और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन जी 7 अगस्त 1925 को मद्रास या चेन्नई में पैदा हुए। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ। उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो था वो मेडिकल बैकग्राउंड था। उनके फादर एक सर्जन थे, तो बेसिकली वहाँ से उनको भी डायरेक्शन थोड़ा सा मेडिकल लाइन में ही था। बट बीच में ऐसा क्या इन्फ्लुएंस हुआ कि उनका डायरेक्शन एक चेंज हुआ कि वो मेडिकल लाइन को नहीं, उन्होंने एग्रीकल्चर लाइन को चुना। ये बात 1942 की है। उस टाइम पे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट करो भाई, ब्रिटिश वापस जाओ। और उस टाइम लोगों में जोश, देशभक्ति थोड़ा ज़्यादा थी। और भाई हो भी क्यों ना, देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था उस टाइम, और इतने सारे इतने बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने पूरे देश को इंस्पायर किया हुआ था। तो उन्हीं में से जब स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उस टाइम पे स्वामीनाथन जी भी स्टूडेंट थे, तो उन सब ने यही सोचा कि आखिर हम लोग देश के लिए आगे जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और 1943 में एक बहुत बड़ी महामारी आई जिसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे। और उस महामारी का नाम था बंगाल फेमाइन। ये बंगाल फेमाइन को ये नहीं माना जाता कि ये कुदरत का खेल था। इसको मेन मेड बीमारी या फिर मेन मेड महामारी कहा जाता है, जो इंसानों ने ही रची हुई है। क्योंकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम चर्चिल, उन्होंने जो खाना ईस्ट की तरफ जाना था, बंगाल की तरफ जाना था, उस सारे को उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ शिफ्ट करा दिया। और उसी साल वहाँ पे फसलों में बीमारियाँ भी लग गई, जिस वजह से खाने की बहुत कमी पड़ी और बहुत लोग भूख से उस साल मरे। ये सब देखते हुए स्वामीनाथन जी ने डिसाइड किया कि वो एग्रीकल्चर की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बीएससी करी जूलॉजी में। उसके बाद उन्होंने किया बीएससी इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से 1947 में। ये सब करने के बाद उन्होंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट चूज किया और आईआरआई में पढ़ाई की। आईआरआई में पढ़ने के बाद वो गए फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ही वो अपनी वाइफ मीना से मिले, जिनके साथ उनकी 3 बेटियां भी हैं। और सिर्फ स्वामीनाथन जी नहीं, बल्कि उनकी तीनों बेटियों ने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। जैसे उनकी बेटी नित्या राव जी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया में प्रोफेसर हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें मधुरा स्वामीनाथन जी की, तो वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक एनालिसिस की प्रोफेसर हैं। और उनकी तीसरी बेटी सौम्या स्वामीनाथन जी, ये चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब स्वामीनाथन जी इंडिया लौटे तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा डाउन था, क्योंकि इतने सालों तक इंडिया ब्रिटिश का गुलाम रहा था, और उसके बाद इतनी महामारियां वगैरह हुई, तो इस वजह से एग्रीकल्चर बहुत ही डाउन था। जिस वजह से 1952 में इंडिया को अमेरिका से गेहूं को निर्यात करना पड़ा, इंपोर्ट कराना पड़ा। और जो वैरायटी इंडिया ने इंपोर्ट करनी स्टार्ट की, उस वैरायटी का नाम था PL 480। इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये वैरायटी को बहुत से लोग कहते थे कि ये सिर्फ पिग, सुअर को खिलाने लायक ही है, ना कि ये इंसानों के लिए ठीक है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार अमेरिका से राइस भी मांगने की कोशिश करी, बट राइस नहीं दिया गया। बहुत ही कम क्वांटिटी में ही राइस हर बार प्रोवाइड कराया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद फाइनली इंडिया को थोड़ा बहुत वीट जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराना पड़ा। तो उस टाइम पे इंडिया का एग्रीकल्चर का हाल अच्छा नहीं था। एक एक्सपर्ट की टीम भी अमेरिका से इंडिया आके गई हुई थी, और इस टीम ने कहा था कि अगले 10 साल के अंदर इंडिया में एक और महामारी आने वाली है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। पर यह सब कुछ गलत साबित होने वाला था। इंडिया में लौटने के बाद 1954 में स्वामीनाथन जी ने सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा में काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे स्पेशली वो राइस पे काम कर रहे थे। और राइस में भी वो जेपोनिका वैरायटी की जीन्स लेके इंडिका वैरायटी में इंट्रोड्यूस करा रहे थे, ताकि इंडिका वैरायटी को, जो इंडिया की वैरायटी है, वो भी अच्छी करी जा सके।
इसको उन्होंने कहा कि ये पहला अटेम्प्ट है जिसमें एक हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई जा रही है, और ये वैरायटी फर्टिलाइजर या फिर इरिगेशन अगर ज़्यादा दिया जाए, पानी अगर ज़्यादा दिया जाए, तो ये वैरायटी उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। पर असली कहानी थी गेहूं या फिर वीट की। इसी वजह से इंडिया का नाम भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ था। पर यहाँ थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि गेहूं का प्लांट या फिर राइस में भी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, इनके प्लांट इंडिया वाले जो थे वो काफ़ी लंबे थे, और लंबे होने की वजह से अगर उनमें ग्रेन्स, अगर उनके दाने बड़े बड़े होंगे, भारी होंगे, तो पूरा का पूरा प्लांट नीचे गिर जा रहा था। इसके लिए स्वामीनाथन जी ने IRI में काम करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे म्यूटाजेनेसिस का इस्तेमाल किया, मतलब कई अलग अलग केमिकल्स लिए, कई अलग अलग रेडिएशन का यूज किया और प्लांट की DNA में चेंज लाने की कोशिश करी। बट उन्हें इसमें इतनी कामयाबी नहीं मिली। अगर प्लांट की वो हाइट कम कर रहे थे, तो साथ में प्लांट के ग्रेन्स, दाने भी छोटे हो जा रहे थे। और इसी के चलते उन्हें अप्रोच करना पड़ा एक अमेरिकन साइंटिस्ट ऑरविल वोगल को। ऑरविल वोगल ने एक वैरायटी को डेवलप करने में हेल्प करी, जिस वैरायटी का नाम था गेंस। और गेंस वैरायटी की सबसे खास बात थी कि इसमें एक जीन प्रेजेंट था जो वीट की नोरिन 10 वैरायटी से लिया गया था। मगर वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये वैरायटी इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। इसी के लिए उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप मैक्सिको के एक साइंटिस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग से मिलिए, क्योंकि उन्होंने भी सेम जीन का, नोरिन 10 की सेम जीन का यूज किया है अपनी वीट की वैरायटी में, और वो हो सकता है कि वो वैरायटी इंडिया के लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। बस फिर देर किस बात की। फिर स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन ई बोरलॉग को प्रपोजल भेजा इंडिया आने के लिए, और उसके बाद नॉर्मन ई बोरलॉग इंडिया में IRI में आए, और फिर स्टार्ट हुआ वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम। 1963 से इसमें बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया गया, और 5 साल के अंदर हमें मिला वीट रिवॉल्यूशन। वीट रिवॉल्यूशन था, वीट की यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने एक स्पेशल स्टैम्प मार्क भी रिलीज किया था। अगर मैं इनके अचीवमेंट की बात करूं तो आई थिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, वीडियो ही पता नहीं कब ख़त्म होगा। मुझे लगता है उनको अपना रेज्यूमे अगर बनाना होता होगा, उसमें भी बहुत परेशानी होती होगी। ये सब तो ठीक है, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कई बार काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने भी क्रिटिसिज्म भी किया था कि भाई जो फार्मर पहले से ही अमीर है वही यहाँ पे फ़ायदा उसी को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि भाई आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने, आपको पेस्टिसाइड ज़्यादा डालने, आपको सीड्स भी खरीदनी पड़ेंगी, तो उस सब का फ़ायदा जो है अमीर किसानों को ज़्यादा मिला। दूसरी चीज़, जहाँ पे पहले से ही प्रोडक्शन ज़्यादा था वहीं पे और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और तीसरी चीज़, इतने फर्टिलाइज़र, इतने पेस्टिसाइड डालने की वजह से सॉइल लगातार ख़राब होता जा रहा है, और ये कोई गलत बात भी नहीं थी, और ये बात स्वामीनाथन जी को 1968 में ही समझ में आ गई थी। और इसी वजह से जब MS स्वामीनाथन जी को दुनिया का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया 1987 में, ये प्राइज़ भी नॉर्मन ई बोरलॉग जी ने ही स्टार्ट किया था, तो उसमें जो उनको एक भारी भरकम राशि मिली थी, एक भारी भरकम अमाउंट मिला था, तो स्वामीनाथन जी ने उस सारे रुपयों को लगा के बनाया MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जिसका फोकस यही होगा कि हम कैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और साथ में इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो। इसके बाद वो फिलीपींस भी गए थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की तरह भी इन्होंने काम किया। उसके बाद 2004 से 2006 में उनको हेड बनाया गया नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का। इन्होंने उस टाइम पे रिकमेंड किया था MSP के बारे में। ये MSP थोड़ी सी अलग MSP है जो अभी अप्लाई हुई है उससे, वो बहुत सारे किसान अभी ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन जी वाली MSP को लागू किया जाए। इसके अलावा इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी कि आप एग्रीकल्चर का में प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और साथ में बाकी चीज़ों को भी लेते हुए चलें। और एक और चीज़ इन्होंने जो यहाँ पे मेन फोकस किया था कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जो फार्मर्स के सुसाइड हो रहे हैं उस चीज़ को एड्रेस करे। स्वामीनाथन जी दिल से भी बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं। 2005 की बात है जब इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे। हमेशा की तरह जैसे इंडियन मीडिया है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पर स्वामीनाथन जी उस टाइम पे अपनी टीम को लेके, अपनी ऑफिशियल की टीम को लेके दौड़ते हुए पहुंचे किसानों के पास। वहां बैठ के उन्होंने किसानों के परिवारों से बात करी, उनकी खुद की आंखों में आंसू थे उन सबकी बातें सुन के। स्वामीनाथन जी का निधन 28 सितंबर 2023 में उनके घर चेन्नई में ही हुआ। उनके निधन होने का दुख जरूर है,
पर कहीं ना कहीं यह भी है कि दुनिया को, इंडिया को एक ऐसा इंसान मिला जिसने इतना कुछ किया, जिसने इतने लोगों को भूख से मरने से बचाया, जिसने इंडिया को फूड सफिशिएंट बनने में इतनी ज़्यादा मदद करी। अब उनको देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़े ऑनर्स भारत रत्न से भी नवाजा जा रहा है। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में।